वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेया कॉमर्स क्लासेस। मैं हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज से हम एक टारगेट करके चल रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है घर में, और बहुत मुश्किल इस कोरोना में। तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पहले से जो पढ़े हैं उस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं। बट हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं कि हर चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, अकाउंट्स का, 12th का, हर एक चैप्टर का। तो आज से हम पहला चैप्टर फंडामेंटल का ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जब वीडियो रिकॉर्ड होकर आपके बीच में यूट्यूब पर जाएगी तो आप उसे देखेंगे, खूब प्यार देंगे। और हमारे चैनल जो रे कॉमर्स क्लासेस के नाम से मेरा जो अपना चैनल है, इसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टास्क, क्या हमें करना है। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देख रहे क्या लिखा? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल क्लास 12 एमसीक्यू। हम एक एक कर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फीचर बताने आपको आपको क्या बताना है बच्चों? हमें यहाँ इनका चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर। बच्चों, आपके पास चार ऑप्शन है। तो आप तो जानते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट होता है और बिजनेस पर्पस के लिए बनाया जाता है तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला? दो लोग होते हैं, उनके बीच क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं? बिजनेस पर्पस के लिए। आप ध्यान से देखेंगे, आपको तीनों चीज मिलेगा यहाँ पर। पहले ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है? टू और मोर पर्सन। ध्यान से देखिएगा, टू और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एग्रीमेंट। ये भी आता है पार्टनरशिप कैरेक्टर में। इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन में मिल रहा है, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स रेशियो। यहाँ पर रेशियो भी इनका फिक्स कर दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एजेंट। तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव में तीनों ही आंसर मैच कर रहे हैं, इसलिए हम आंसर क्या लगाने वाले हैं? डी।
इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, डी हो गया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर एक्सेप्ट। देखिए सीपीटी जून 2012 में यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टू फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये पूछा गया है कि बताइए कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पार्टनरशिप का जो एसेंशियल एलिमेंट होता है, एसेंशियल एलिमेंट का मतलब मेन कैरेक्टर, अगर वो है तो पार्टनरशिप मान लिया जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा बच्चों, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी कोई गारंटी नहीं लेगा कि इनके बीच इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस ही होने वाले हैं। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इनके बीच कोई फिक्स्ड नहीं होता है, कोई फिक्स्ड नहीं होता है। इनके बीच रेशियो 1:1 भी हो सकते हैं, इनका कैपिटल रेशियो भी हो सकता है, इनका 3:2 हो सकता है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो 1:1 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड नंबर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, सीएस फाउंडेशन 2012 में आया है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, अगर पार्टनरशिप है तो जो एक्ट है ऑफ एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर हो, जो एक्ट है पार्टनरशिप का वो क्या केस होता है। मतलब ऐसा समझो कि अगर पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई पार्टनर है तो एक्ट उन पर क्या अलग होता है, एनी पार्टनर क्या होंगे उस एक्ट के अनुसार उस फर्म के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं मेरे बच्चे, तो मान लो कि सॉरी एक्स वाई पार्टनर। अब मान लो कि ये पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट किए और ये पार्टनरशिप एक्ट को भी फॉलो करते हैं। तो ऐसे सिनारियो में एक्स वाई क्या है, बाइंडिंग ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर एक दूसरे के साथ बाइंड है, या बाइंडिंग ऑन द पार्टनर ओनली, या कोई सिंगल पार्टनर बाइंड है, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट द पर्टिकुलर पार्टनर, या ना। इसका आंसर होगा बच्चों फर्स्ट। इसका आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर एक्स पार्टनर है, यहाँ पर वाई पार्टनर है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एक्स कोई वर्क करता है, वाई कोई वर्क करता है, मान लो एक्स ने किसी ए नाम के साथ एग्रीमेंट करता है, तो उसे वाई को भी फॉलो करना पड़ेगा। या वाई कोई एग्रीमेंट करता है
मान लो बी नाम के इंसान के साथ, इस एग्रीमेंट को एक्स को भी फॉलो करना पड़ता है। बाइंड का मतलब है एक दूसरे के लिए वो प्रतिबद्ध है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर। क्या कैन नॉट बी एडमिटेड? बोल रहा है कि जो नाबालिग होते हैं 17-18 साल से कम के, क्या वो पार्टनर नहीं बन सकते? हाँ, वो नहीं बन सकते। आप पढ़े होंगे, आपके टीचर ने वो पढ़ाया होगा, आप जहाँ भी पढ़े होंगे कि माइनर को सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा के लिए पार्टनर बनाया जाता है। तो मान लो कि एक्स और वाई पार्टनर है, जेड का उम्र भी 16 साल है, और उसे अगर इस पार्टनरशिप फर्म में लाया जाएगा तो सिर्फ वो किस में हिस्सा लेगा? प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। तो ऐसा कोई भी लोग नहीं चाहेगा कि हम किसी बंदे को अपने पास लाएं और वो मुझसे प्रॉफिट में हिस्सा मांगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों? बी। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। देखो जो बातें मैं बोल रहा था वो बातें आपके सामने दिख रहे हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों? ये बी होने वाले हैं कि जो माइनर पार्टनर है वो एडमिटेड होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ostensible partner are those who, वो क्या होता है? Do not contribute any capital but get some share of profit of lending their name up to the business। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जो पार्टनर है यहाँ जो पार्टनर है वो अपना नाम दे रहा है फर्म को, क्या उस नाम के बदले पैसा लेगा? कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल, या बहुत कम पैसा लगाएगा, एकदम नॉमिनल वैल्यू लगाएगा। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस, लेंड देयर नेम टू द बिजनेस। तो ऑस्टेंसिबल पार्टनर का मतलब ये होता है वो बिजनेस को सिर्फ अपना नाम देगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगाएगा और कोई इंटरेस्ट नहीं, जस्ट लाइक ए नॉमिनल पार्टनर। उसे कोई मतलब नहीं है, बस बिजनेस को नाम दे दिया और नाम देने के बाद किनारे हो गया, उसे फिर उससे कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो बच्चों? सी। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंड लेंड देयर नेम टू द बिजनेस। वो कोई भी बिजनेस में सिर्फ अपना नाम दे दिया, लेंड में उधार पर दे दिया, अपना नाम दे दिया, और उसके बाद उन्हें कोई लेना देना नहीं है, फिर वो आराम से जहाँ है अपना मस्त रहेंगे। ठीक है हमारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? सोया हुआ पार्टनर। स्लिप माने सोना, जिसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं, पैसा डाल दिया आराम से घर सोया हुआ है, साल के एंड में जाएगा, प्रॉफिट लेगा और मस्ती करेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 स्लीपिंग पार्टनर। आंसर आपको बी दिख रहे होंगे, जो बातें मैं बोला वही, सोने वाला पार्टनर। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो। यही हमारा आंसर होगा। वो बिजनेस में मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा। यानी अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे
यहाँ पे मैनेजमेंट में हिस्सा लेने वाला नहीं है। मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7 नंबर। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ एज ओनर, एज एजेंट, एज ओनर एंड एजेंट एंड मैनेजर। बच्चों इसका आंसर आपको जाता है सी। एक फर्म में अगर मान लो कि एक्स और वाई दोनों बिजनेस में है, दोनों पार्टनर हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो अपने बिजनेस का ओनर भी है और अपने बिजनेस का एजेंट भी है। मतलब अगर एक्स ने ए से कोई एग्रीमेंट करा और वाई ने बी से कोई एग्रीमेंट करा, एक्स को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वाई ने बी से एग्रीमेंट करा है और वाई को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो एक्स एग्रीमेंट करा है, फिर भी एक्स ने जो एग्रीमेंट करा उसको कंडक्ट करने में वाई हेल्प करेगा और वाई ने जो भी एग्रीमेंट किया उसको कंडक्ट करने में, मतलब वाई किसके साथ एग्रीमेंट किया, बी के साथ, एक्स ने किसके साथ एग्रीमेंट करा, ए के साथ। तो यहाँ पर सभी रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस को कंडक्ट कराने में। यानी ऐसा नहीं कि वाई नहीं बोल सकता है एक्स को कि मैं तू जो ए के साथ एग्रीमेंट किया मैं वो बात नहीं मानूंगा, या एक्स ऐसा वाई को नहीं बोलेगा कि तूने जो बी से एग्रीमेंट किया मैं उसे नहीं मानूंगा, दोनों को मानने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। मेरे रसगुल्ले, ये तो एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 2। इसमें टाइम नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर मे बी मतलब मैक्सिमम कितना से कितना हो सकते थे, 50। अभी जो एक बात और मैं आपको बता देना चाहूँ, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी रूल 2014 के अनुसार मैक्सिमम 50, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं भी मैक्सिमम पार्टनर का जिक्र नहीं किया गया है, ये कंफर्म रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन होता है इसका आंसर डी। नेक्स्ट बढ़ता है 10 नंबर। 10 नंबर के बारे में आपको पता है, इन पार्टनर का चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या होता है। ये सब बच्चों को पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन देखते आपके दिमाग में आ जाता है, अनलिमिटेड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, विच वन ऑफ द
क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी बच्चों, डिस्टरबेंस। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मेरे सामने दिख रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दे दूंगा, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे और इस 4 ऑप्शन में आपको बताने हैं कि कौन एसेंशियल फीचर नहीं है। आपके सामने दिख रहा है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी ए बिजनेस, देयर मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, देयर मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर। सर एग्रीमेंट होना जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़े हो कि जब दो लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट होता है, कोई समझौता है बिजनेस पर्पस के लिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तब इस रिश्ते को हम क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप। तो अगर इनके बीच एग्रीमेंट है, बिजनेस है और प्रॉफिट कैरिड करना है, मस्ट कैरिड मतलब बांटना है, तब समझो पार्टनरशिप है। बट जो नीचे का लाइन लिखा हुआ है, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ द पार्टनर, यहाँ द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर। कोई जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर है। मान लो यहाँ पर एक्स वाई जेड पार्टनर है। अब जेड क्या है? स्लीपिंग पार्टनर है, सोता है, सोने में बहुत मजा आता है जेड को। जेड नहीं काम करना चाहता है, बस जेड ने क्या करा? कैपिटल कंट्रीब्यूट करा और समय पर अपना प्रॉफिट में शेयर लेने आ जाता है। बोला मुझे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होता है? डी। इसके आंसर बच्चों क्या होते हैं? डी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट क्या है बच्चों? इक्वली। यानी अगर इस क्वेश्चन को चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अब इनका कैपिटल कितना है? 80,000, 60,000, 40,000। देयर पर्सनल एसेट्स इनका कितना है? 20,000, 15,000, 10,000। द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी। सीएस फाउंडेशन 2013 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, इनके कुछ कैपिटल लगा हुआ है और इनके कुछ पर्सनल एसेट्स हैं। तो द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म, फर्म के बिहाफ में अगर बात किया जाए, तो अगर फर्म के बिहाफ में बात किया जाए तो ये कितने लाइबिलिटी फर्म के लिए इनका बनता है? चलिए देखते हैं। थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, अब क्वेश्चन लिखिएगा। द फर्म वुड बी द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी, फर्म में इनकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, मतलब फर्म के बिहाफ में कितने कर्जे ये भर सकते हैं। तो मान लो इनका कैपिटल 80,000 है, इनका कैपिटल 60,000 है। तो सबको पता है कि लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अब इन्होंने आंसर क्या दे रखा है? 20, 15 और 10। इन्होंने ऐसा क्यों करा समझना। अगर मान लो कल के डेट में इनका फर्म एक्स वाई जेड इनका फर्म एक्स वाई जेड एंड कंपनी लिमिटेड लगाना सही नहीं। अब इनकी फर्म में लॉस हो जाती है। अब मान लो इनके सर पे लॉस 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, ऐसा कर देते हैं 2 लाख रुपए से। 3 लाख कर देते हैं, 3 लाख का। अब 3 लाख के लॉस हो गए। इस लॉस की भरपाई करने में इनका कैपिटल एडजस्ट हो गया, यानी 80, 60 और 40 माने 1,80,000। अब 1,80,000 जो है ना एडजस्ट हो गए। तो अभी भी लॉस की अमाउंट कितना है? 1,20,000। अब कल के डेट में अगर एक्स को बोला जाए कि तुम अपने घर से पैसा लाओ, वाई को बोला जाए तुम अपने घर से पैसा लाओ, जेड को बोला जाए तुम अपने घर से पैसा लाओ,
तो बच्चों x की पर्सनल एसेट्स कितने की है 20, y की कितनी है 15, z का कितना है 10। तो बच्चों कॉमन सेंस लगाओ, अगर इस 1,20,000 को इक्वल रेशियो में भी बांटेंगे तो 40,000 तीनों पार्टनर के हिस्सा पड़ेंगे। अब इस 40 के भी हाथ में x मात्र कितना लाने का औकात रखता है 20, यह कितना लाने का औकात रखता है 15, यह कितना लाने का औकात रखता है 10। क्योंकि बेटा जब इनका पर्सनल एसेट्स इतना ही है तो ये अपनी किडनी और लिवर बेच के थोड़े पैसा देंगे, समझ रहे हो मेरे रसगुल्लो। तो ये सिर्फ इतना ही पैसा लाने के लिए लाइबल है, तो हमारा आंसर बनता है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ड्यूटी है बेटा, हर पार्टनर की ड्यूटी है कि उन्हें बिजनेस में क्या करना होगा, उन्हें बिजनेस में भाग लेने होंगे। एक दायित्व है, कर्तव्य है कि बिजनेस उनको अटेंड करने पड़ेंगे। राइट्स एंड ड्यूटी में पार्टनरशिप डीड में कहाँ लिखा रहता है ये भी मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। पार्टनरशिप डीड में। चलो अगला क्वेश्चन है फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड। डीड बनाना क्या है, क्या डीड, चार ऑप्शन है। फॉर्मिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड इज बोल रहा है कि साझेदारी संलेख, हिंदी में बच्चों जो हिंदी वाले बच्चों को समझेंगे इसे बोलते हैं साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप है क्या चार्टर, जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट जिसमें सारी राइट्स ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर का लिखा होता है। तो क्या ये बनाना जरूरी है, नोट मैंडेटरी, ये ऑप्शनल होता है। मैं यहाँ पर अभी लिख दे रहा हूँ मेरे बच्चों, ऑप्शनल होता है ना कि मैंडेटरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 15 नंबर। पार्टनरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है, अभी तो बोला ना चार्टर होता है, चार्टर मेरे बच्चों, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसी को हम क्या नाम देते हैं चार्टर। जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म लिखी होती है राइट्स, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर कैसे एडमिटेड होगा, पार्टनर कैसे रिटायर होगा, ये सारे कंडीशन में क्या होगा, बैंक अकाउंट किसके नाम पर होगा, अकाउंट्स कैसे मेंटेन होगा, एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस वगैरह वगैरह। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। अगर मान लो मेरे रसगुल्लो, मेरे बच्चों, अगर एक्स और वाई ने मिलके एक फर्म खोला एक्स वाई एंड कंपनी, ठीक है, और इनका ओरल एग्रीमेंट है, ये ओरल एग्रीमेंट है, इनका आपस में सिर्फ मौखिक बातचीत हुई है, तो फिर क्या होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैपिटल, all loan are to be charged interest 6% per annum, all drawings are to be charged interest। which of the following, इनमें से कौन is not incorporated in partnership act। क्वेश्चन है बच्चों, which of the following is not incorporated in partnership act, जो पार्टनरशिप एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। बच्चों ये क्वेश्चन कुछ और कह रहे हैं, ये वाली चीजें नहीं है, समझते हैं ये क्या है।
ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार चले तो क्या होता है। सर प्रॉफिट इक्वली बढ़ते हैं, सबको पता है। कोई इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिलेगा, ये सबको पता है। लोन वगैरह पर इंटरेस्ट चार्ज होंगे, ये भी पता है। लेकिन ड्राइंग्स पर चार्ज होगा कि नहीं होगा इंटरेस्ट, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ये बातें बोल रहे थे। ठीक है बच्चों, पीछे जो मैं समझा रहा था वो नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एक्ट के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा। तो एक्ट कहता है प्रॉफिट इक्वली बांट लो, कैपिटल ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, लोन पर 6% दे दो, बट ड्राइंग्स पर गारंटी नहीं है इंटरेस्ट चार्ज होगा या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम अब हम बढ़ते हैं 17। When is the partnership act enforced? बोल रहा है कि अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट के कब इन्फोर्स्ड होता है, कब लागू होता है। सबको पता है जहां डीड नहीं होता है, जहां डीड नहीं होता है, जैसे मैं बता रहा हूं। समझते हैं क्वेश्चन। हिंदू रिलीजन में जब मैरिज होता है तो सोशल इन्वायरमेंट में होता है, सामाजिक तौर पे। लड़का पक्ष लड़की पक्ष आपस में एग्रीमेंट करते हैं, बट इनके बीच कोई डीड नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि लिखा पढ़ी के साथ शादी होती है। तो ऐसे सिनारियों में जब इनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लफड़े होते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और इन पर हिंदू लॉ के अनुसार डाइवोर्स का प्रक्रिया चलाया जाता है। तो जहाँ पर कोई आपस में एग्रीमेंट डीड नहीं है, वहां पे हमें कुछ लॉ फॉलो करने होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड जब नहीं रहेगा तो मुझे एक्ट फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 18 मस्त क्वेश्चन, एकदम रसगुल्ले वाला क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। नो नो, ऐसा मिस्टेक मत करना बच्चों। नो नो नो, 6% पर एनम तो लोन के लिए दिया रहता है। जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी क्या है, 19 नंबर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। इसका आंसर होगा 6। सिंपल इंटरेस्ट लगते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आया तो आप तो फाड़ के रख दोगे। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए बी पार्टनर है। क्या है, ए बी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। जब कोई एग्रीमेंट नहीं है मेरे बच्चों, तो जब आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपको पता है ना, यहाँ पर रेशियो 1:1 फॉलो किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो फर्म को 50,000 का लोन दिया है। एट द एंड ऑफ ईयर लॉस वाज इनकर्डेड इन द बिजनेस में लॉस हो गया। फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। हाँ, अगर मान लो कि फर्म किसी पार्टनर से लोन ले रखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट हो या ना उसे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर देने पड़ेंगे क्या, इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। तो कितना चार्ज होगा, 6% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी पार्टनर है, पार्टनरशिप फॉर विदाउट एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट नहीं है इनके पास, कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी इनका पार्टनरशिप फर्म में रेशियो 1:1 रहेगा और कुछ भी नहीं मिलने वाले हैं सिवाय लोन पर 6% और एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब बोल रहा है कि ए हैज विड्रॉन, ए विड्रॉन करता है कितना, ए यहाँ विड्रॉन करता है
50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में भी चार्ज नहीं नहीं, क्योंकि बच्चों यहाँ सबसे खतरनाक वर्ड क्या लिखा है समझना, सबसे खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है ये वाली, आउट ऑफ कैपिटल। अब जब आउट ऑफ कैपिटल लिखा तो ये ड्राइंग्स को हम जनरली विथड्रॉ बोलेंगे, और ये चार्ज अगेंस्ट कैपिटल होता है जिन पर कोई इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज्ड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि ए बी पार्टनर है विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ए डिवोट करता है मोर टाइम फर्म को कंपेयर टू बी, यानी ए और बी पार्टनर है, ये ज्यादा टाइम देता है फर्म को। इसका मतलब है ए ने फर्म से सैलरी का डिमांड करा, बट इनके बीच क्या नहीं है, इनके बीच क्या नहीं है बच्चों, इनके बीच ध्यान से देखना एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए इन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आंसर इसका डी होगा, नन ऑफ द एबव। 23rd, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कोई डीड नहीं है तो क्या रूल अप्लाई होगा? नो इंटरेस्ट इन कैपिटल, यस। प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, नो नो। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग कैपिटल, नो नो। 9% पर एनम इंटरेस्ट रेट, नो नो। इसका आंसर फर्स्ट हुआ मेरे बच्चों, मतलब यहाँ इनका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट वाली, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 24, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, मेरे बच्चों कोई एग्रीमेंट नहीं है इनके पास। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, सब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करेंगे? पार्टनर इंटाइटल, पार्टनर आर नॉट इंटाइटल्ड, पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा? सैलरी नहीं, कमीशन नहीं, बोथ एंड बी। इसका आंसर तो बोथ में जाना चाहिए, डी में। मैं बोला था ना बोथ में जाएगा, ना सैलरी मिलेगा उनको ना उनको कमीशन मिलने वाला है, तो आंसर क्या होता है? डी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरों को दिया जाएगा तो इफ प्रोवाइड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया कि क्या देना है पार्टनरों को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट ओनली आउट ऑफ, कब? सिर्फ कब? किसमें से? प्रॉफिट। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप कहाँ से देंगे? ये रिजर्व जो होते हैं ना बच्चों, ये रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ये फ्यूचर के लिए होते हैं, और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही इन्हें अपने फर्म में जमा करते हैं। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में नजर आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो? प्रॉफिट। ये कौन सी प्रॉफिट है? ये रेवेन्यू प्रॉफिट है, जो करेंट ईयर में अर्नड किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द P&L अप्रोप्रिएशन। पहले तो बच्चों समझो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं। सबको पता है मेरे रसगुल्ले कि फर्म में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, मतलब जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस,
और फिर बनते हैं फाइनल अकाउंट एंड ऑफ प्रोडक्ट। बट सबको एक बात पता है यहाँ पे कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है तो सिंगल ओनर है तो उन्हें अपने नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई पार्टनरशिप फर्म है और एक्स और वाई पार्टनर है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्हें क्या बनाना पड़ता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि जो एग्रीमेंट होते हैं डीड में उसके अनुसार उन्हें कुछ पर्सनल चीजों को सेटलमेंट करना पड़ता है जिन्हें हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। तो अगर यहाँ पर समझना है कि ये चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन, चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन में कुछ आइटम होते हैं जो पी&एल अप्रोप्रिएशन में आते हैं। अगर इसको समझना है कि ये क्या है चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन, तो डीड के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा कि कैपिटल पर इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं, पार्टनर को सैलरी और कमीशन मिलेगा कि नहीं। ये सारी चीजें जो पार्टनर से पर्टिकुलर रिलेटेड होते हैं ये चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन होते हैं। तो पूछ रहे हैं कि पी&एल अप्रोप्रिएशन में कौन सा आइटम कैन नॉट बी का मतलब नहीं आएगा, मतलब वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं होगा बच्चों। तो आंसर क्या होता है, रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट किसके नाम पर पे किया जाएगा, बिल्डिंग के नाम पर। अगर बिल्डिंग पार्टनर ने बिजनेस को रेंट पे दे रखा है, किस पे दे रखा है मेरे बच्चों, रेंट पे दे रखा है, रेंट पे, तो इसका पैसा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे, ये डायरेक्टली उनको पर्सनली मिल जाता है। लेकिन अगर बिल्डिंग को उन्होंने खुद फर्म में एज ए कैपिटल लगा दिया है तो फिर रेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने पैसा की जगह बिल्डिंग लगाया तो बिल्डिंग एज ए क्या माना जाएगा, कैपिटल। और जब कैपिटल माना जाएगा तो उस पर आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेंगे, रेंट वगैरह कोई बात नहीं है। हाँ, इस बिल्डिंग पर क्या चार्ज जाएगा, डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर रेंट वाली बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है बच्चों, एक बार मैं लगा देता हूँ। ठीक, सी नंबर है, रेंट पेड टू ओनर। 27 हो रहा है, इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड। बोला अगर पार्टनर कोई लोन देता है, जैसे मान लो बच्चों, मान लो मेरे रसगुल है कि XYZ पार्टनर है, इनका पैसा पहले से लगा है, इनका जो शुरू में पैसा लगा ओपनिंग कैपिटल, बीच में और कुछ पैसा लगाए होंगे एडिशनल कैपिटल, और जरूरत पड़ने पर निकाले होंगे विड्रॉ कैपिटल। अब कल के डेट में मान लो कि जेड ने फर्म को दोबारा पैसा दिया बट लोन के नाम पर दिया, क्योंकि बाकी लोग पैसा नहीं लगा रहे थे और ये पैसा कौन लगा रहा था, सिर्फ जेड लगा रहा था। तो जेड ने फर्म को क्या प्रोवाइड करा दिया, लोन, और ये क्या बन गया फर्म के लिए, लाइबिलिटीज बन गया। ये कहाँ नजर आएंगे, सबको पता है लाइबिलिटी किधर नजर आता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है क्वेश्चन, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि अगर ABC पार्टनर, ABC क्या है बच्चों मेरे, पार्टनर, कैपिटल कितना है 50, 40 और 30,000। तो मान लो कि ABC पार्टनर है, एक ने 50,000 लगाया है, एक ने 40,000 लगाया, एक ने 30,000। और ये क्या कर रहे हैं सर, एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में।
द फर्म रिपोर्टेड प्रॉफिट, फर्म कितना प्रॉफिट रिपोर्ट करती है, फर्म प्रॉफिट रिपोर्ट करती है 80,000, यानी फर्म ने जो प्रॉफिट जनरेट करा वो 80,000। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930, फाइंड आउट शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज द above amount after taking into account that no interest has been provided on the advance रुपये जितना in addition is capital contribution। तो बोल रहा है कि एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप का जो प्रोविजन है उसके अनुसार अगर देखा गया तो फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, ये पाया गया कि जो भी पार्टनर का प्रॉफिट है, शेयर है, वो एबव है अमाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दैट नो इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन एन एडवांस बाय ए ऑफ ₹20,000 इन एडिशन टू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या करा सर, यहाँ पर एडवांस दिया था ए के द्वारा भेजा इन द एडिशनल टू हिज शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो अगर सही ढंग से देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए था, अगर हम पहले ए का इंटरेस्ट निकालें, पहले क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, तब क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करते हैं। एक मिनट बच्चों, सब कैलकुलेट करते हैं। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कहा कि 80,000 की प्रॉफिट है और ये सभी लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो चुका इक्वल रेशियो में। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि अगर ए ने 20,000 का क्या दे रखा है लोन एडवांस के तौर पे, इस पर क्या देना चाहिए था, इंटरेस्ट। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। 20,000 का 6% फिक्स होता है, सबको पता है। 6/12 कर लेते हैं, 6 से 12 दो बार में कट गया, तो 2 जीरो उड़ गए, 2 से कट गया, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो 600 आया। यानी सबसे पहले हमें इस 80,000 रुपए में से ये 600 रुपए हमें किसको ट्रांसफर कर देने चाहिए थे, समझिएगा, देखिएगा किसके यहाँ जा रहा है, ए के पास जा रहा है। यानी ए को कहला कितना दे देना चाहिए था, 600। लेस करने के बाद कितना आएगा, 79,400। कोई डिड नहीं है तो प्रोविजन 1:1:1 में बांटने को बोलता है, 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके अमाउंट आता है 26,000। 26,000 एक मिनट जो एडवांस प्रोवाइडेड, कुछ बोला नहीं तो ईयरली तो कैलकुलेट करना पड़ सकता है। फिर एक मिनट उसको भी चेक कर लेते हैं, ईयरली कैलकुलेशन तो नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ बोला नहीं है, तो शायद मुझे ईयरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 20 का 6 कितना हो जाएगा, 1200। अगर मैं ऑब्लिक में 1200 ले लूँ तो फिर यहाँ कितना बच जाएगा, 78,800। फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे रसगुल्लो। सही है, होल ईयर का ले रखा है इन्होंने, होल ईयर कुछ नहीं बोला था, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 6% पर एनम होल
ईयर का इन्होंने लगा रखा है, तो सब हटा देते हैं बच्चों। पूरे क्वेश्चन में एक बार अच्छे से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। चलो प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है 80,000। यहाँ माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट इसका, ये लोन 20,000 का 6%, 1200, 78,100 1:1 में डिवाइड कर देंगे, यानी 78,800 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 26,266 रुपीज़। 26,000 कलर चेंज करके मैं कर दे रहा हूँ 26,267, ये ए का। उसी तरह 26,267 बी का। उसी तरह 26,267 सी का। बट यहाँ पर 1200 रुपये बढ़ जाएंगे, ए का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट उनको मिल जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 27,467। तो आप मैच करा लीजिए, आपको आंसर आपको अपने ऑप्शन में कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन होता है, आंसर होता है ए नंबर पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आज का टारगेट लगभग पूरा होने को है। पहले वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, टोटल 60-65 है। दो वीडियो करके लेके आऊँगा। हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं बच्चों के लिए जो घर में बैठे हैं। इस बार 40%, आपको पता है जैक बोर्ड में, अगर जैक की बात करूँ, जैक बोर्ड की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो जैक बोर्ड ने कितना परसेंट सिलेबस डाल रखा 40। समझो अगर अकाउंट्स 80 का आया, उसका 32 पासिंग मार्क्स। ऐसे ही अगर अच्छे से पढ़ दोगे बच्चे तो आपका एग्जाम इजीली निकल जाने वाला है, एकदम मस्त। अगला क्वेश्चन है कि XYZ पार्टनर है। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर देयर वर डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर। मतलब पार्टनर में लफड़े हो गए, इनके बीच कोई झगड़े हो गए। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, मैंने बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले कितना था 6,000। वाई डिटरमाइंड इंटरेस्ट कितना मांग रहा है, चाह रहा है, वाई कितना डिटरमाइन करना चाह रहा है 24,000 पर एनम ऑन हिज लोन। उसका कहना है यहाँ पर समझना कि अगर फर्म प्रॉफिट कमाती है 6,000, तो इस 6,000 में से जो पार्टनर ने लोन दे रखा है, उस लोन पर उन्हें क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट। अब वो जबरदस्ती कितना मांग रहे हैं 24% पर एनम। ये तो गलत है, ये मिलने वाला नहीं है। हाँ, उन्हें ये 80,000 रुपए का लोन अमाउंट का 6% चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, 6% चार्ज होने वाले हैं। क्लियर है। तो अब सवाल उठता है कि अगर यहाँ पर 6,000 के इनके क्या है, वो है प्रॉफिट, और फर्म के पास ऑलरेडी अगर ध्यान से देखा जाए तो फर्म कितना परसेंट चार्ज करती है, फर्म चार्ज करेगी 6%। फर्म यहाँ पर 24% देने वाली नहीं है पर एनम। तो चलिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो 80,000 का कितना होता है 48। ये क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं कब लोन दिया, और ईयरली चार्ज करने को बोल रहा है पर एनम के हिसाब से, तो हम ईयरली चार्ज कर देंगे। तो अगर प्रॉफिट मेरे पास 6,000 है और मैं 4800 रुपया अगर मान लो कि वाई को दे देता हूँ, तो हमारे पास कितने बच गए 12। कोई एग्रीमेंट नहीं है इनके बीच, तो फिर समझ लो कि 1:1 के रेशियो में बढ़ जाएंगे बराबर। तो 1200 का बराबर बढ़ेंगे तो 400, 400 और 400, यानी यहाँ पर पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर जेड। तो सभी पार्टनर को कितना हिस्सा मिला 400, 400, 400,
बट वाई को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना मिला, 4800 रुपये, 4800 रुपये मिले उन्हें, इसलिए उनकी टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाने वाली है, 5200 हो जाने वाली है, 5200। ठीक है, तो अब मैच करा लेंगे, आंसर क्या मैच कर रहा है, आपके आंसर निकले 400, 5200 और 400, आपका मैच कर रहा है सी नंबर पॉइंट में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद सब आपके बीच में जाएगी, तो आप इसे बहुत सारा प्यार देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करेंगे और बेल बटन प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और कुछ भी आपको मेरे वीडियो में कमियां लगेंगी, अच्छाई लगेंगी, जैसा भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि मैं दोबारा उस पर काम कर सकूं। और प्लस आप किसी भी टॉपिक में उलझे हो, फंसे हो, समझ में नहीं आ रहा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ पर वीडियो बना के दो, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैं ये टारगेट करके चल रहा हूँ, मैं ये ठान चुका हूँ कि झारखंड नहीं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जो बच्चे 12th में है, कॉमर्स में, उन्हें भी एग्जाम देना है तो मैं उनको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि सबको पता है अभी क्लासेस बंद हैं और बच्चे घर में पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो हो ही रही होंगी, या जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। मैं हर एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का अकाउंट से रिलेटेड हर एक दिन मतलब यूट्यूब पर लेके आने वाला हूँ। एक टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने में आप मेरी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरा देखें, हमारे कंटेंट को समझे, हमारे फंडा और लॉजिक को समझे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि XYZ पार्टनर है, एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जब उनका प्रॉफिट बंटवारा हो रहा था, फिर क्या हो गया, डिस्प्यूट। क्यों, इस बार जो उनका प्रॉफिट कितना है, 6 लाख रुपए का है प्रॉफिट उनका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले उनका पार्टनर कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल देने से पहले प्रॉफिट कितना है, 6 लाख। और जेड डिमांड कर रखा है, जेड ने डिमांड कर रखा है उनकी मिनिमम प्रॉफिट 5 लाख रुपए, हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड। जेड डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट 5 लाख, मिनिमम सॉरी, जेड डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट 5 lakhs as his financial position was not good, उनका सही नहीं, 5 लाख मांग रहे हैं। However, there was no written agreement, सबको पता है 5 लाख नहीं मिलने वाले हैं, 6 लाख बराबर बढ़ जाने वाले हैं और आंसर मेरा निकलता है 2 लाख रुपीज ईच। अब कहने का मतलब है बच्चों समझो कि एक्स और वाई और जेड फर्म में पार्टनर है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर सॉरी जेड का कंडीशन ठीक नहीं है, गुड कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि जो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है उसमें से 5 लाख जेड को दे दिया जाएगा और एक्स और वाई 1 लाख का बंटवारा करेंगे, ये कभी नहीं होगा। ये हो सकता है कि दोनों पार्टनर को 2-2 लाख रुपए जब मिल जाएंगे तो एज ए कर्ज, एज ए लोन, पर्सनली एक्स वाई से जेड को जाएगा, मतलब एक्स किसको दे दिया, जेड को, वाई भी किसको दे दिया, जेड। ये अलग मैटर है, बट फॉर्म डायरेक्टली 5 लाख रुपए जेड को कभी देने के मूड में नहीं। तो ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि, गुड नाइट। ये वीडियो मैं यहीं पे रिकॉर्ड करना खत्म करता हूँ, इसकी सेकंड पार्ट आने वाली है, आप उसका इंतजार करेंगे। कल सुबह तक की वीडियो आपको आपके बीच में दे दी जाएगी, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये एक अच्छी मटेरियल साबित होगी, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कारगर साबित होगा। और फिर से एक बार गुड नाइट बच्चों, घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, टाटा बाय बाय।